जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, मैं दीपेंद्र आप सभी का ऑनलाइन स्टडी विद डीके में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जो समाज विज्ञान की जो सीरीज चला रहे थे 1000 प्रश्नों की, आज हमारा तीसरा पार्ट है जिसमें हमने 94 से हम शुरुआत कर रहे हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण हमारी वो वीडियो कट गई थी, तो 94 से हम क्वेश्चन को उठा रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी सब लोग जुड़ जाइएगा और सेशन को क्या कर देना, आपको शेयर कर देना। तो जल्दी से जल्दी आ जाए, जल्दी फास्ट। देखिएगा, आप सबके लिए ये रहा आपका आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा। इतिहास से संबंधित है, ध्यान रखना। किससे संबंधित है बेटा? इतिहास से संबंधित है। वो कह रहा है इंडस शब्द को संस्कृत में खालिस्तान कहा गया। इंडस को संस्कृत में क्या कहा गया है? तो ध्यान रखना, संस्कृत में सिंधु कहा गया। क्या कहा गया बेटा? सिंधु। क्योंकि इंडस किसको बोलते थे? सिंधु नदी को बोलते थे। किसको बोलते थे बेटा? सिंधु, सिंधु नदी। और सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यता विकसित थी उसको बोलते थे कि हम सिंधु सभ्यता। क्या कहते थे बेटा? हम इसको सिंधु सभ्यता कहते थे। क्या बोलते थे हम? सिंधु सभ्यता कहते थे। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ध्यान रखना, एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी बेटा? एक नगरीय सभ्यता थी। कौन सी? सिंधु सभ्यता थी। पहले नगर का विकास हुआ, जब नगरीय सभ्यता कौन सी थी? सिंधु सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का क्या हो गया? पतन हो गया। तब वैदिक सभ्यता आई, और वैदिक सभ्यता याद रखना कैसी सभ्यता थी बेटा? ग्रामीण सभ्यता थी। ध्यान रखना, पहले नगरीय सभ्यता थी, जब वो खत्म हो गई तो नई सभ्यता का विकास हुआ जिसका नाम था वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो ध्यान रखना कैसी सभ्यता थी बेटा? कैसी सभ्यता थी? वो थी ग्रामीण सभ्यता। अब हम बात करते हैं क्या? सिंधु सभ्यता की। देखिएगा, सिंधु सभ्यता जो थी हमारी, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। किसको कहते हैं? सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले खोजा जाने वाला जो नगर था वो कौन था बेटा? हमारा हड़प्पा था। क्या था हमारा? हड़प्पा। बड़े बड़े शहर थे, एक था हड़प्पा, दूसरा याद रखना क्या? मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। और हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। किसने की थी? दयाराम साहनी ने हड़प्पा की क्या की थी? खोज की थी। कब की थी? 1921 में। कितनी में की थी बेटा? 1900। और मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा की खोज की थी कब? 1922 में। फिर याद रखना है क्या? चनहुदड़ो है, कालीबंगा है, कालीबंगन है, कालीबंगन, राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी है। तो ये सिंधु सभ्यता के प्रमुख क्या थे? नगर थे। और एक था हमारा लोथल, एक था कौन? हमारा लोथल। कौन था बेटा? लोथल। लोथल क्या था? एक बंदरगाह था। क्या था बेटा? बंदरगाह था। बंदरगाह था। इसको बोलते बंदरगाह को क्या? पत्तन। क्या वो बोलते बेटा? पत्तन था। तो एकमात्र यहाँ पर लोथल कौन था? बंदरगाह कौन था बेटा? लोथल था। कौन था? लोथल था। सबसे बड़े शहर कौन थे? एक हड़प्पा था। कौन सा था? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा नगर की सबसे पहले क्या की थी? खोज की गई थी। इस वजह से सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। देखिएगा, ये सभ्यता की बात करेंगे हम बेटा, तो त्रिभुजाकार थी। कैसी थी? एक त्रिभुजाकार थी। ये सभ्यता कैसी थी हमारी? त्रिभुजाकार थी। ठीक है, त्रिभुजाकार थी। उत्तर वाले भाग को कहते थे क्या? मांडा। क्या बोलते थे हम? मांडा। इसको बोलते थे क्या हम? दैमाबाद। दैमाबाद। यहां का भाग था, पश्चिम भाग था आलमगीर, पूर्वी भाग था आलमगीर। और यहां पर हम बात करेंगे बलूचिस्तान। क्या था हमारा? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान। जब भी हम बात करें कि सिंधु सभ्यता कैसी थी, तो ध्यान रखना बेटा त्रिभुजाकार सभ्यता थी। इसकी हम उत्तर में भाग बात करेंगे तो सिंधु सभ्यता का उत्तरी वाला भाग कहलाता था मांडा, दक्षिणी भाग कहलाता था दैमाबाद, और पूर्वी भाग कहलाता था हमारा क्या? आलमगीर। क्या कहलाता था? आलमगीर। और बलूचिस्तान कहलाता था हमारा कौन सा? पश्चिमी भाग कहलाता था। किसका? सिंधु सभ्यता का। ठीक है, तो याद रखना जी, सिंधु सभ्यता के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। और सिंधु नदी के आसपास फैली होने के कारण इसका नाम रख दिया गया क्या? सिंधु सभ्यता। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बी ऑप्शन हमारा क्या होगा बेटा? राइट आंसर होगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा महापाषाण युगीन स्थल है? जो महापाषाण युगीन जो स्थल है वो है ब्रह्मगिरी। कौन सा बेटा?
ब्रह्मगिरी है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ब्रह्मगिरी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा, ब्रह्मगिरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा, ए हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा महापाषाण, पाषाण काल क्या होता है, देखिएगा प्राचीन काल को हमने 3 भागों में बांटा था। एक बांटा था कौन हमने, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ठीक है, जैसे अगर हम बात करेंगे किसकी, पाषाण काल की, देखो 3 भागों में बटे हैं, पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, दूसरा होता है मध्य पाषाण काल, पाषाण काल, और एक होता है क्या, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। और इसके बाद बनता है क्या, एक महापाषाण काल, महापाषाण काल, महापाषाण काल। ठीक है, तो ये थे। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, क्या होता है बेटा, पत्थर का काल। ऐसा समय जिसमें पत्थरों को क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था, उसको बोलते थे क्या, हम पाषाण काल कहते थे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, चलो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के दरबार में इतिहासकार मिनहाज ए सिराज, ठीक है, के संबंध में सही है, उसने स्वीकार किया। पहले क्या है, मिनहाज ए सिराज ने स्वीकार किया कि रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, बिल्कुल बात सही कह रहा है। दूसरा, वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था, ये वाली बात भी सही है। तो ए और बी दोनों सही है। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। देखिएगा किसकी बात हो रही है, रजिया सुल्तान की। तो रजिया सुल्तान, ध्यान रखना, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान, ध्यान रखना 1240 में, 1240 से लेकर यहां पर हम बात करेंगे 1236 से लेकर 1240 तक रजिया सुल्तान का क्या रहा है बेटा, शासन रहा है। 4 साल तक इनका शासन रहा है। और ये किनकी पुत्री थी, तो याद रखना इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी बेटा, इल्तुतमिश की पुत्री थी, इल्तुतमिश की कौन थी, पुत्री थी। और इल्तुतमिश कौन था, दिल्ली का, ध्यान रखना, दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कौन था, इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश किसका गुलाम था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और दामाद था। कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ होता है। और जब इल्तुतमिश की लाहौर में चौगान, उसकी कुतुबुद्दीन ऐबक की लाहौर में चौगान खेलते समय मृत्यु हो जाती है, तो दिल्ली का सुल्तान कौन बनता है, इल्तुतमिश बनता है। और इल्तुतमिश अपनी राजधानी लाहौर से कहां स्थानांतरित करता है, दिल्ली करता है। इस वजह से दिल्ली का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है, जिसका शासन चलता है 1210 से लेकर 1236 तक इसका शासन चलता है। ठीक है, इसी ने एकता प्रथा को प्रारंभ किया था। एकता प्रथा, इसी ने एकता प्रथा को प्रारंभ किया था। एकता प्रथा वह प्रथा होती है, एकता प्रथा वह प्रथा होती है जिसमें अपने कर्मचारियों को, अपने अधिकारियों को, ठीक है, नगद वेतन की जगह भूमि वेतन के रूप में दी जाती थी, उसको बोलते थे क्या, एकता प्रथा। इसका एक पुत्र होता है फिरोज शाह, फिरोज शाह, ठीक है, फिरोज शाह इसका पुत्र होता है, जो कि अगला शासक बनने की योग्यता बिल्कुल ही रखता है। लेकिन इसकी मां थी जो शाह तुर्कान, कौन थी बेटा, शाह तुर्कान। इसकी मां चाहती थी कि इसका जो पुत्र है फिरोज शाह वो क्या बने, दिल्ली का शासक बने, सुल्तान बने। लेकिन इल्तुतमिश और जो वहां के जो लोग थे वो नहीं चाहते थे कि ये शाह तुर्कान बने, क्योंकि शाह तुर्कान एक अन्याय करने वाली एक महिला थी, जो कि गरीबों पर और अपने साथियों पर क्या करती थी, अन्याय करती थी। तब रजिया सुल्तान, ध्यान रखना, रजिया सुल्तान सफेद वस्त्र धारण कर, ध्यान रखना, सफेद वस्त्र धारण कर और टोपी पहनकर, ठीक है, अमीर सरदारों के पास पहुंचती है और वहां पर जनता के साथ सामने पहुंचती है और अमीर सरदारों के सामने पहुंचती है और जनता से अपने दिल्ली को बचाने की बात करती है। तब दिल्ली की जनता ने रजिया सुल्तान को क्या बना दिया, दिल्ली का सुल्तान बना दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो एक महिला को राजा के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते थे कि एक महिला हम पर क्या करे, अधिकार करे, सरकार चलाए। तब उसी समय पर, ठीक है, उसी समय पर अल्तुनिया नाम का एक गवर्नर था। अल्तुनिया को रजिया सुल्तान को मारने के लिए भेजा गया।
तब रजिया सुल्तान ने, ठीक है, अपनी दिमाग से उसके साथ क्या कर लिया, विवाह कर लिया, और अल्तुनिया के साथ क्या कर लिया, रजिया सुल्तान ने विवाह कर लिया। लेकिन रास्ते में डाकुओं के द्वारा अल्तुनिया को और रजिया सुल्तान की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है 1240 में, और रजिया सुल्तान का काम वहीं पर खत्म हो जाता है। तो रजिया सुल्तान दिल्ली की एकमात्र पहली महिला शासिका थी। कौन थी बेटा, रजिया सुल्तान। दिल्ली की नहीं, अगर भारत की भी पूछी जाएगी तो भारत की भी पूछी जाएगी कि भारत की इतिहास में एकमात्र कौन सी शासिका है जो महिला के रूप में काम, जो ऐसी कौन सी महिला है जो शासिका के रूप में काम करी, तो याद रखना कौन है बेटा, रजिया सुल्तान है। ओके, चलो अगली क्वेश्चन पढ़िएगा। दिल्ली की वास्तुकला के इतिहास की कक्षा में चर्चा के समय शिक्षक को जोर देना चाहिए, क्या देना चाहिए, साम्राज्य के दावे और प्रभुत्व पर, पुरानी वास्तुकला की तुलना में शैलीगत उत्कृष्टता पर। नहीं, राइट आंसर क्या है बेटा, साम्राज्य के दावे और प्रभुत्व पर केवल ए प्रासंगिक है। क्या है बेटा, केवल ए प्रासंगिक है। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करेंगे, जो इस्लाम धर्म था, इस्लाम धर्म ने सबसे पहले वास्तुकला की क्या करी थी, शुरुआत करी थी, वास्तुकला। और कुब्बत उल इस्लाम पहली बनाई गई भारत में पहली मस्जिद थी, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया था बेटा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया था। किसका, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार की नींव रखी थी, और पहली मंजिल का निर्माण किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। राजस्थान में जब हम जयपुर के पास जाएंगे, ठीक है, अजमेर, कहां पर, जयपुर के आगे अजमेर, तो अजमेर में जाएंगे तो अजमेर में एक 2.5 दिन का झोपड़ा है, ध्यान रखना, क्या है बेटा, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा है। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कहीं पर 2.5 दिन मिलेगा और कहीं पर 2.5 दिन मिलेगा, ठीक है, तो ध्यान रखना कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। अगला क्वेश्चन, ए तथा बी को पढ़ें तथा सही विकल्प को चयन करें। पहला, ब्राह्मणों को सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी। सामिस का मतलब होता है बेटा मांस मदिरा वाला, मांस मदिरा वाला खाना, मांस मदिरा वाला खाना होता है वो, उसको बोलते हैं क्या हम, सामिस। सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी, बिल्कुल सही बात है। ब्राह्मणों को मांस मदिरा खाने की अनुमति नहीं होती है हिंदू ग्रंथों के अकॉर्डिंग। दूसरा, बृहद्धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दी थी, बिल्कुल सही बात है। एक बृहद्धर्म पुराण है जो बंगाल में है, ठीक है, उस पुराण में जो हमारे ब्राह्मण लोग हैं उनको एक विशेष प्रकार की मछली खाने की क्या थी, अनुमति थी। तो हमारा दूसरा भी सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा बेटा, ए व बी दोनों सही है, तो राइट आंसर कौन होगा, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारत पर पुनः नियंत्रण पाने के लिए निम्नलिखित बदलाव किए। देखिएगा, आप लोगों को पता है 1857 की क्रांति, ठीक है, एक महाआंदोलन था, लेकिन सारे पूरी भारत में नहीं फैल पाया था, ठीक है, इसलिए असफल रहा। क्या रहा बेटा, असफल रहा। फिर भी अंग्रेजों की नींव हिला दी थी किसने, 1857 की क्रांति ने। अंग्रेजों की जो शासन की जो नींव थी उसको हिला दिया था 1857 की क्रांति में। तब 1858 में इलाहाबाद दरबार हुआ और इलाहाबाद दरबार में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया और पूरे के पूरे अधिकार किस पे आ गए हैं, क्राउन के हाथों में आ गए थे। किसके हाथ में आ गए थे बेटा, क्राउन के हाथों में आ गए थे। रानी विक्टोरिया थी उस समय पर, कौन थी बेटा, क्राउन के हाथ में आ गए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरे अधिकार छीन लिए गए थे और किसके हाथों में आ गए थे, क्राउन के हाथों में आ गए थे। तब आपको पता है एक नया कानून बनकर आता है, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1858, चार्टर अधिनियम 1858, और फिर आता है 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम। मार्ले मिंटो अधिनियम किसके द्वारा लाया गया था, क्राउन के द्वारा लाया गया था, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं क्या बदलाव हुए थे। पहला, कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश सरकार को हस्तांतरित कर दिए गए थे, बिल्कुल सही बात कह रहा है। दूसरा, भारतीय सिपाहियों को संतुष्ट करने के लिए उनके अनुपात को बढ़ाया गया था, ऐसी कोई बात नहीं थी।
दूसरा क्या करा है, खेतीहारों को भूस्वामियों से सुरक्षित रखने के लिए नीतियां बनाई गई थी, गलत। डी ऑप्शन क्या कह रहा, अंग्रेजों ने भारत के लोगों के धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्णय लिया। तो ऑप्शन होगा हमारा ए और डी दोनों सही। राइट आंसर कौन होगा बेटा, ए और डी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ओके, देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, 1720 में 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में भारत के छापे गए, ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में भारत के छापे गए छींट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून पारित किया था। जो भारत में जो सूती कपड़े थे, वो छींट वाले जो सूती कपड़े थे, उन पर पाबंदी लगा दी गई थी। तो कौन से कानून के तहत लगा गई थी 1720 में, तो याद रखना है कैलिको अधिनियम। किसके द्वारा बेटा, कैलिको अधिनियम 1720। कैलिको अधिनियम 1720 के तहत सूती वस्त्र जो कपड़े थे छींट के, उन पर क्या कर दिया था, इस्तेमाल करने पर क्या लगा दी गई थी, पाबंदी लगाई गई थी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। पहला क्या कह रहा है, देखिएगा, बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी सरकार हिंदू भूस्वामियों, महाजनों और मिशनरियों का सहयोग किया। दूसरा, अंग्रेजों की भूनीतियों मुंडाओं के परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन मुंडाओं जमीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी मुंडाओं की परंपरागत संस्कृति आलोचना करते थे। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही। तो कौन सा ऑप्शन है, बी सही है किंतु ए गलत है। तो राइट आंसर होगा क्या, डी। आपको पता है ना, बिरसा मुंडा जो थे, ठीक है, जनजाति नायक थे। कौन थे बेटा, एक जनजाति नायक थे जिन्होंने अंग्रेजों से क्या लिया था, लोहा लिया था। अंग्रेजों से लड़ते थे किसके लिए, अपनी भूनीतियों के लिए। किसके लिए, भूनीतियों के लिए, ठीक है। और ये लोग कहाँ रहते थे, ध्यान रखना, छोटा नागपुर के पठार में, छोटा नागपुर के पठार, ठीक है। और भारत में सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम खोला गया है भुवनेश्वर में, बिरसा मुंडा स्टेडियम है, ठीक है। किसके नाम पे, भगवान, कहते हैं ना, भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जाने जाते हैं ये। अगला क्वेश्चन, अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ हुआ था। बेटा अलीगढ़ जो आंदोलन हुआ था अलीगढ़ आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था जो मुस्लिम लोगों को बेहतरीन शिक्षा प्रदान की जाए, इसके लिए 1875 में अलीगढ़ आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अब मुझे कमेंट में बताना है कि अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, ठीक है, कब किया गया था, 1875 में। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, देखिएगा, किसने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। देखो सती प्रथा का जो अंत था, सती प्रथा का जो अंत है वो किसके सहयोग से, 1829 में विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा को क्या कर दिया था, अंत कर दिया था। कब, 1829 में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किसकी रचना की थी, मुझे बताना, किस समाज की स्थापना की थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। और स्वामी विवेकानंद ने किसकी की थी बेटा, रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की थी। और जो हमारे दयानंद सरस्वती हैं, इन्होंने किसकी की थी बेटा, आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी की थी, आर्य समाज की क्या की थी, स्थापना की थी। कब की थी, 1875 में। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी बेटा, दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने। कब की थी, 1875 में। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित का मिलान करें। यंग बंगाल मूवमेंट, हेनरी डेरोजियो, दूसरा रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद,
अलीगढ़ आंदोलन, देखो अहमद खान, अभी पूछा था ना हमने, अहमद खान, और स्वाभिमान आंदोलन पेरियार। तो पहले का चौथा, पहले का क्या है चौथा, दूसरे का तीसरा, और तीसरे का रहेगा पहला। तो कौन सा ऑप्शन है, पहले का चौथा, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये तो ऑप्शन कट गए ना ऊपर के, पहले का चौथा ये, दूसरे का तीसरा ठीक है, तीसरे का पहला ठीक है, और चौथे का दूसरा। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलो बात समझ में आ रही है, अगर बात समझ में आ रही तो जल्दी वीडियो को शेयर और लाइक शेयर कमेंट करते चलें, ठीक है। आप लोग करते नहीं हो, बस यही तो बात की समस्या है कि आप लोग करते नहीं हो। देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा उपर्युक्त विकल्प का चुनाव करें। पहला, पाकिस्तान की अपनी मांग मंगवाने के लिए मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया था। बिल्कुल बात सही है, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। दूसरा, कैबिनेट मिशन स्वतंत्र भारत के लिए उपर्युक्त राजनीतिक बंदोबस्त करने में जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को स्वीकार हो सुझाने में सफल रहा। ध्यान रखना, जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में आया था। इसका काम एक ही था, संविधान का क्या करवाना है, निर्माण करवाना, संविधान सभा का गठन करना था, संविधान सभा का क्या करना था, गठन करना था। तो कैबिनेट मिशन का काम क्या था, संविधान सभा का गठन करना है। क्या राजनीतिक बंदोबस्त करने में कांग्रेस और मुस्लिम लीगों को एक साथ करना था क्या, नहीं। तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। तो राइट आंसर होगा, एक सही है किंतु बी गलत है। ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ओके चलो अगला क्वेश्चन ले रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की सहभागिता के संदर्भ में कथन बताइए। पहला कथन ए, कथन बी पर विचार करें। पहला क्या कह रहा है, बड़ी संख्या में महिलाओं ने महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। दोनों अंग्रेजी अधिकारियों तथा राष्ट्रवादी भारतीयों ने महसूस किया कि आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत बड़ी क्या देती है, ताकत देती है। बिल्कुल सही है, किसी भी आंदोलन में अगर महिलाओं की भागीदारी आ जाती है तो ये समझ लो कि बहुत बड़ा क्या हो जाएगा, वो आंदोलन का रूप ले लेता है। तो दूसरा भी सही है और पहला भी सही है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था कब बेटा, 12 मार्च। कब से स्टार्ट हुआ था, 12 मार्च 1930 से चला था 6 अप्रैल 1930 पर ये चला था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और सविनय और नमक आंदोलन चला था 6 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल 1930 में क्या हुआ था, प्रारंभ हुआ था। कौन, नमक आंदोलन। ध्यान रखना है, जिस दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म हुआ था उसी दिन नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बेटा, इसमें ए और बी दोनों सही है। तो राइट आंसर होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा भारत का पहला आंदोलन कौन सा था, मुझे कमेंट में बताएं। महात्मा गांधी द्वारा भारत में पहला आंदोलन कौन सा था, मुझे कमेंट में जरूर बता देना। चलो क्वेश्चन अगला है, संविधान सभा की बैठक किस स्थान पर हुई थी। देखिएगा, संविधान सभा के बारे में समझिए। संविधान सभा की जो बैठक हुई थी वो बैठक हुई थी नई दिल्ली में। कहां पर हुई थी बेटा, नई दिल्ली में हुई थी। दूसरे, अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था। पहली बात कब हुई थी, कब, तो पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी कब बेटा, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी बेटा, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, हम बात करेंगे पहली बैठक में कितने सदस्य आए थे। पहली बैठक में सदस्य कितने थे, तो ध्यान रखना 211 सदस्य थे, 209 थे। कितने थे बेटा, 209 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 209। अगर हम बात करेंगे पहले अधिवेशन में कितने सदस्य थे, तो 211 थे। ध्यान सुनना, पहली बैठक में 209 थे,
ठीक है, और पहले अधिवेशन में थे 211 सदस्य थे। आगे बात करेंगे अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे बेटा? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इन्हीं को बोला जाता है वर्तमान में, अगर हम बात करें अस्थायी अध्यक्ष को आज वर्तमान में क्या बोलते हैं? प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को क्यों चुना गया था? क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। क्या थे बेटा? संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इस वजह से सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था पहली बैठक में। ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है बुजुर्गों को चुनने का? तो फ्रांस के संविधान से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है। दूसरी बात करेंगे, सेकंड बैठक जब हुई थी 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को क्या हुई थी? दूसरी बैठक होती है जब स्थायी अध्यक्ष किसको चुना जाता है? स्थायी अध्यक्ष होते हैं राजेंद्र प्रसाद। कौन होते हैं बेटा? राजेंद्र प्रसाद होते हैं। स्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? राजेंद्र प्रसाद होते हैं। दूसरा याद रखना है, उपाध्यक्ष कौन होते हैं? उपाध्यक्ष होते हैं एच.सी. मुखर्जी। कौन होते बेटा? एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी कौन होते हैं? उपाध्यक्ष। और उपसभापति कौन होते हैं? उपसभापति। ध्यान रखना, उपसभापति होते हैं फ्रैंक एंथोनी होते हैं कौन? उपसभापति। तीसरी बैठक हुई थी बेटा, तीसरी बैठक याद रखना है, तीसरी बैठक जो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें ठीक है, जिसमें ध्यान रखना प्रस्तावना बनी थी और उसका नाम किसने की थी? अध्यक्षता ध्यान रखना, ये थे हमारे कौन? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे बेटा? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे बेटा? जवाहरलाल नेहरू। और बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति थी बेटा कौन सी? प्रारूप समिति। कौन थी बेटा? प्रारूप समिति। देखिएगा कौन सी समिति थी? प्रारूप समिति। देखिए प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? ध्यान रखना, कौन थे बेटा? 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? मुझे कमेंट में जरूर बता देना है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे कौन? बी.आर. अम्बेडकर साहब। कौन थे बेटा? बी.आर. अम्बेडकर साहब थे। ठीक है, कितने सदस्य थी बेटा? 7 सदस्य। इसी को बोलते हैं पांडुलेखन समिति। इसी को बोलते हैं ड्राफ्ट समिति। इसी को बोलते हैं मसौदा समिति। क्या बोलते हैं? मसौदा समिति। क्या बोलते हैं इसको? मसौदा समिति कहते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई? ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन थी? प्रारूप समिति थी। ठीक है, इतनी जानकारी काफी है आपके लिए। ठीक है, एक और देखिएगा, अगर हम बात करेंगे कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का निर्माण किसके द्वारा हुआ था? संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था, वो हुआ था कौन सी मिशन के तहत? कैबिनेट मिशन। किसके तहत हुआ था बेटा? कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। किसके तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन के तहत। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था? 1946 में आया था। ठीक है, और किसके नेतृत्व में आया था? ध्यान रखना, क्लीमेंट एटली, जो कि उस समय पर प्रधानमंत्री थे। कहां के? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। कौन? क्लीमेंट एटली ने अपनी संसद में घोषणा की कि 1946 में एक कमेटी का गठन करेंगे, जिसका नाम था क्या? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे। कितने लोग थे? 3। याद रखना, PAS, पैथिक लॉरेंस। ट्रिक याद रखना क्या? पास से पैथिक लॉरेंस। दूसरे थे क्या? AB अलेक्जेंडर। कौन थे बेटा? AB अलेक्जेंडर। और एस से याद रखना कौन? स्टीफर्ड क्रिप्स थे। कौन थे बेटा? स्टीफर्ड क्रिप्स। तो पास से याद रखना क्या? पास हो गया संविधान सभा का निर्माण। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण करने का क्या हो गया? पास हो गया प्रस्ताव। तो ध्यान रखना, पास से याद रखना पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और स्टीफर्ड क्रिप्स। क्लियर है बेटा? चलो, इतनी जानकारी पॉलिटी से संबंधित आपको मिल चुकी है। काफी जानकारी मैंने आपको दे दी है। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न पर चलते हैं।
निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? बाह्य ग्रह चट्टानों से बने होते हैं, गलत। बाह्य ग्रह आकार में छोटे होते हैं, नहीं, बड़े होते हैं। आंतरिक ग्रह सूर्य से बहुत दूर है, नहीं, आंतरिक ग्रह सूर्य के नजदीक होते हैं, गलत है। आंतरिक ग्रह चट्टानों से बने होते हैं, ऑप्शन नंबर 1 ही बचता है, डी। देखिएगा, ये हो गया सूर्य, ये हो जाएगा सूर्य, ये हो गया कौन? सूर्य देवता। सूर्य के नजदीक कौन है? बुध। बुध के बाद कौन है? शुक्र। शुक्र के बाद कौन है? पृथ्वी। और पृथ्वी के बाद कौन है? मंगल। कौन है बेटा? मंगल। तो इनको बोलते हैं आंतरिक ग्रह। क्या बोलते हैं इसको? हम आंतरिक ग्रह बोलते हैं। और इसके बाद जो शुरुआत होती है यहां से, ध्यान रखना, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं जी, एस्ट्रोनॉइड। क्या कहते हैं इनको? क्षुद्र ग्रह। पूछ लिया जाता है क्षुद्र ग्रह किनके मध्य में पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति। तो बृहस्पति, फिर होता है शनि, फिर होते हैं अरुण, और फिर होते हैं कौन? वरुण। इनको बोलते हैं क्या हम बेटा? बाह्य। ठीक है, बाह्य ग्रह। इनको बोलते हैं क्या बेटा? हम बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह, ठीक है। इनको बोलते हैं क्या? हम आंतरिक ग्रह बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम बाह्य ग्रह कहते हैं। ठीक है, ठीक है। इनका निर्माण चट्टानों के द्वारा हुआ है। देखिएगा, जो आंतरिक ग्रह हैं वो सूर्य के क्या है? नजदीक है, और जो बाह्य ग्रह हैं सूर्य के क्या हैंगे? दूर हैंगे। देखो, आंतरिक ग्रह सूर्य से बहुत दूर है बेटा, आंतरिक ग्रह सूर्य के क्या हैंगे? नजदीक हैंगे। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, मंगल और बृहस्पति के बीच में कौन से पाए जाते हैं? एस्ट्रोनॉइड पाए जाते हैं, जिनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिएगा, वो कह रहा है अंटार्कटिका में शोध केंद्र कौन सा है? अभी बताया था दक्षिणी गंगा। विश्व की सबसे लंबी नदी, लंबी नदी कौन है? लंबी की हम बात करेंगे, कौन सी? नील है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है? अमेजन है। और उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में कौन सी जल संधि है? पनामा जल संधि है। तो पहले का चौथा कहाँ गया? पहला और दूसरा तो खत्म है, पहले का चौथा तीसरे और चौथे में है। दूसरे का पहला, तीसरा खत्म करो, चौथा हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा? डी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी। मिस्र की सभ्यता, ध्यान रखना, मिस्र की सभ्यता, शायद मिस्र की सभ्यता चीन नदी के पास सभ्यता। मिस्र की सभ्यता जो है, मिस्र की सभ्यता कौन नदी के किनारे? तो क्या था बताना आपको? नील नदी के किनारे। सबसे बड़ी नदी कौन सी है बेटा? तो अमेजन नदी है। और सबसे लंबी नदी करेंगे बात कौन है बेटा? याद रखना कौन सी है? नील नदी है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिएगा, विषुवत व्रत के बारे में दिए गए कथनों को पढ़िए तथा उनका सही विकल्प चुनिए। देखिएगा, विषुवत क्या होती है? ये है पृथ्वी, ये पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा निकलती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। इसी को बोलते हैं 0 डिग्री, या इसी को बोलते हैं क्या? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, या इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं बेटा? इक्वेटर। ये क्या करती है? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। एक बांटती है उत्तरी में, एक बांटती है दक्षिणी में। 2 रेखाएं और इनके साथ में काम चलती हैं। इन रेखाओं का नाम है, देख बेटा, कर्क रेखा, और इसका नाम है क्या? मकर रेखा। इसके बाद ऊपर हम बात करेंगे 90 डिग्री पर, यहां पर हम 90 डिग्री की बात करेंगे, तो ये होता है उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, और ये होता है दक्षिणी ध्रुव। इसको बोलते हैं क्या हम? साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव होता है। और जो हमारी ऊपरी वाली रेखा है, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री कर्क रेखा। 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और इसको बोलते हैं क्या हम? 23.5 डिग्री दक्षिण में रहती है, 23.5 डिग्री मकर रेखा। क्या बोलेंगे इसको? मकर रेखा बोलेंगे। तो विषुवत रेखा क्या होती है? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है और 0 डिग्री तक होती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिएगा, पहला, विषुवत रेखा एक ग्लोब पर खींची गई वास्तविक रेखा है जो ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। बिल्कुल सही बात कह रहा, पहला तो बिल्कुल सही है। विषुवत व्रत सबसे लंबा अक्षांशीय है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहा है। तो पहला और दूसरा कहां गया ऑप्शन? पहला और दूसरा ऑप्शन गलत है क्या इसमें? विषुवत व्रत सबसे लंबा अक्षांश है, अक्षांश तो है ही,
बी और सी विषुवत 180 अक्षांश को दर्शाता है। ये बात भी सही कह रहा है। 0 डिग्री तो गलत, ज्यादातर गलत जा रहे हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए और बी दोनों सही है। राइट आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, यमोत्तर के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। यमोत्तर देशांतरी रेखाएं, विषुवत वृत्त के समांतर रेखाएं, क्या ये देशांतर रेखाएं? बिल्कुल सही बात है। दूसरा, विषुवत वृत्त के समांतर रेखाएं, ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती है तथा ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। बिल्कुल बात सही कह रहा है। ए और सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए और सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन नंबर होगा ए और सी। कहां गया? ए और सी। जी बात, ए और सी हो जाएगा। विषुवत वृत्त के समांतर रेखा नहीं होती, ठीक है, ये सीधी होती हैं, ध्यान रखना। देखिए, प्रबल भित्तियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। देखो, प्रबल बड़े समुद्री जीवों के कंकाल होते हैं? नहीं, बड़े समुद्री जीवों के कंकाल नहीं होते हैं। एक छोटे जीव होते हैं जिनको पॉलिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलिप। पॉलिप जीव होते हैं, पॉलिप जीव होते हैं, ठीक है, उनके कंकाल होते हैं। प्रबल भित्तियां समुद्र तट को कटाव से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बिल्कुल सही बात है। जब पॉलिप मरते हैं, देखो जी आ गया ना पॉलिप, जब पॉलिप मरते हैं तो उनके कंकाल बच जाते हैं। इन कंकालों के इकट्ठे होने से प्रबाल द्वीप का क्या होता है? निर्माण होता है। बिल्कुल सही है। ए और सी बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन सही है भैया? ए और सी है। ध्यान रखना, पॉलिप जो जीव होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, जो कि एक कठोर चट्टानों का क्या ले लेते हैं बेटा? रूप धारण कर लेते हैं। कठोर चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं, कठोर चट्टान का रूप धारण कर लेते हैं, ठीक है। और विश्व की सबसे बड़ी जो प्रबल भित्ति है वो है कौन सी? ध्यान रखना, विश्व की जो है हमारी कौन सी है बेटा? ऐसे ही तो नाम है उसका, आप लोग कमेंट में बता देना क्या नाम है उसका। ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा नाम का, अभी आया था मुंह से निकल गया है। और अगर मध्य भारत में बात करें तो ध्यान रखना बेटा, लक्षद्वीप। क्या है हमारा? लक्षद्वीप है। ध्यान रखना। आ गया ग्रेट बैरियर रीफ। क्या है बेटा? ग्रेट बैरियर रीफ, विश्व की बैरियर रीफ। विश्व की सबसे बड़ी प्रबल भित्ति जो है वो है कौन सी? ग्रेट बैरियर रीफ है। ध्यान रखना। अगर भारत की बात करें, जो लक्षद्वीप है हमारा, जो लक्षद्वीप है वो हमारा किस पे बना हुआ है बेटा? प्रबल भित्तियों पर बना हुआ है, ठीक है। और ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया में है। रंग बिरंगी होते हैं बेटा जी, रंग बिरंगी, बेहतरीन, पर्यटक की दृष्टि से बहुत भी महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं बेटा। बढ़िया घूमने वगैरह जाते हैं वहां पर लोग। एक प्रारंभिक स्तर की शिक्षिका अपनी कक्षा में रेगिस्तान में जीवन की थीम पढ़ाना चाहती है। निम्न में से किन विशेषताओं को कक्षा में चर्चा में स्थान मिलना चाहिए? देखो, राजस्थान की बात करेंगे, जी वाला इलाका जो है राजस्थान का, जी वाला, यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है? वर्षा क्या होती है बेटा? कम होती है। वर्षा क्या होती है? कम होती है। इस वजह से यहाँ का तापमान क्या होगा? ज्यादा होगा। तापमान क्या होगा? ज्यादा होगा। इस वजह से यहाँ पर वर्षा क्या होगी? कम होगी। वर्षा क्या होगी बेटा? कम होगी। और यहाँ पर जो वनस्पतियां हैं वो भी क्या पाई जाएंगी? कम पाई जाएंगी। जब पानी नहीं मिलेगा तो वनस्पतियां क्या होंगी? कम होंगी। और वन कैसे होंगे बेटा? शुष्क वन पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? शुष्क वन पाए जाएंगे। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? अत्यधिक तापमान भी होगा, निम्न वर्षा होगी, बहुत कम वनस्पतियां होंगी, शुष्क प्रदेश होगा। ए बी सी डी हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भूगोल की एक शिक्षिका अपनी प्रारंभिक स्तर की कक्षा में कायांतरित शैलों से बने स्मारकों के बारे में चर्चा करना चाहती है। निम्न में से किन उदाहरणों को उसे प्रयोग में लाना चाहिए? देखिएगा, कायांतरित जो है वो है चूना पत्थर। चूना पत्थर के कायांतरित रूप हुआ है, जिससे ताजमहल का क्या हुआ है बेटा? निर्माण हुआ है। लेकिन याद रखना, जो लाल किला है वो लाल बलुआ मिट्टी से हुआ था। कैसे हुआ था? लाल बलुआ मिट्टी से, कायांतरित से नहीं हुआ। लाल बलुआ मिट्टी से निर्माण हुआ है किसका? लाल किले का। तो पहला ऑप्शन हमारा ए सही होना चाहिए। एकमात्र ऑप्शन है केवल ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन में हमारा क्या हो जाएगा बेटा?
हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। ओके, कोई दिक्कत? चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित ए और आर के कथनों पर चर्चा करें। महासागर का जल लवणीय या खारा होता है, बिल्कुल सही है। महासागर के जल में बड़ी मात्रा में घुले लवण होते हैं, बिल्कुल सही है। ए और दोनों सही है तथा आर ए की क्या कर व्याख्या। राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत सरल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या करा, समताप मंडल, समताप मंडल के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है। पहला, यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसमें ओजोन की परत होती है। उल्का पिंड इस परत में जल जाते हैं। उपयुक्त विकल्प बताएंगे। यह परत बादलों एवं मौसमी संबंधी घटनाओं से क्या होती है, मुक्त होती है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए ऑप्शन हमारा, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही होगा। क्लियर है? चलो, मौसमी घटनाएं कहां पर होती हैं बताएं मुझे, मौसमी घटनाएं कहां पर होती हैं, ध्यान बताएं जल्दी। बादल का गरजना, पानी का बरसना, ये कहां होती हैं, कौन से मंडल में होती है, मुझे बता देना कमेंट में। निम्नलिखित में से कौन सा इस दावे के उदाहरण है कि विश्व में पाए जाने वाले सांस्कृतिक अंतर मानव के अपने पर्यावरण के साथ की गई अंतर क्रिया का परिणाम है। पहला, अमेजन बेसिन में लोग तीव्र ढलान वाली छतों के मकान में रहते हैं। दूसरा, अमेजन बेसिन में लोग कर्तन व दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। तीसरा, बिहार तथा असम के लोग सिल्क से हस्त शिल्प बनाते हैं। तीनों हमारे राइट आंसर हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, इस क्वेश्चन का आंसर दें। एक सुखद मनोरम भूदृश्य एक संसाधन नहीं है। एक संसाधन को हमेशा आर्थिक मूल्य वाला होना अनिवार्य है, अनिवार्य है। ध्यान रखना, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, अनिवार्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, आर ए की व्याख्या नहीं है, आर सही है। ए और आर क्या कह रहा है देखना, ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन, सतत पोषणीय विकास का तात्पर्य संसाधनों का अधिकतम दोहन करना है। दूसरा, सतत पोषणीय विकास के अभाव में अनवीनीकरण संसाधन निश्चित रूप से शीघ्र समाप्त हो सकते हैं। आप मुझे बताना, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में कर देना। बहुत सरल क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चनों के आंसर आप भी देना सीखो। ठीक है, बहुत सरल क्वेश्चन है। ठीक है, विकास से संबंधित है, तो मुझे इसका आंसर जरूर कमेंट में बता देना। आप लोग कमेंट में आंसर नहीं बताते हो। चलो आज अगला क्वेश्चन बताएं। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन एवं चारे की फसल उगाने और पशुपालन हेतु किया जाता है। दूसरा, स्थानांतरित कृषि मुख्यतः अर्ध शुष्क प्रदेशों में प्रचलित है, नहीं, उष्ण कटिबंधीय में। ध्यान रखना, कहां पर बेटा, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में प्रचलित है। तो आर हमारा गलत है और ए हमारा क्या होगा, सही। केवल ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, मिश्रित खेती का मतलब क्या होता है, कृषि एवं पशुपालन दोनों। अगला क्वेश्चन, लद्दाख में किस धर्म के लोग तिब्बत का मौखिक संग्रह केसर सागर को मानते हैं। मौखिक संग्रह है, ग्रंथ है वो, केसर सागा को कौन मानते हैं, तो ध्यान रखना, मुसलमान और बौद्ध लोग। कौन मानते हैं बेटा, मुसलमान और बौद्ध लोग मानते हैं। आपको पता है कि लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं। क्या कहते हैं, छोटा तिब्बत कहते हैं। किसको, लद्दाख को। तो मुसलमान और कौन मानते हैं, बौद्ध मानते हैं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दें। निम्नलिखित में से क्या विविधता का एक उदाहरण नहीं माना जाता। कौन सा विविधता का एक उदाहरण नहीं माना जाता, बहुभाषी समाज माना जाता है, धार्मिक बहुलवाद माना जाता है, बहुसंस्कृति माना जाता है, लेकिन जाति व्यवस्था नहीं माना जाता। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में आम चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था, तो ध्यान रखना,
1999 में ईवीएम का सर्वप्रथम क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। ओके, कई जिलों के विभिन्न तालुकों में भूमि के मामलों के द्वारा निपटारा किया जाता है। क्या डीएम के द्वारा किया जाता है? नहीं, तहसीलदार के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है बेटा? तहसीलदार के द्वारा। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, तहसील स्तर पर कौन होता है बेटा? तहसीलदार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी संस्था के संदर्भ में प्रासंगिक है? बेहतर आय उपलब्ध कराती है और व्यापारियों पर कम निर्भर होती है। गलत। बेहतर आय उपलब्ध कराती है, नहीं, व्यापारियों पर कम निर्भर होती है, ऐसा नहीं है। बड़ी कंपनियों को सहायता करती है, बिल्कुल सही है। और सदस्यों की क्या बनाती है? क्षमता बढ़ाती है। तो बी और सी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? बी और सी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेहतर आय उपलब्ध कराती है और व्यापारियों पर कम निर्भर होती है। ए और सी होना चाहिए था इसका राइट आंसर। बेटा इसका राइट आंसर होगा क्या? ए और सी। बेहतर बड़ी कंपनियों को सहायता करती है, जी गलत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए और सी हो जाएगा। राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। ओके, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य और धर्म के बीच क्या संबंध है? जल्दी बताएं मुझे, राज्य और धर्म के बीच में क्या संबंध है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्य और धर्म के बीच में क्या संबंध है? पहला, वे एक दूसरे से पूर्णतः अलग है क्या? नहीं, उनके बीच एक सैद्धांतिक फासला है। दूसरा, दोनों के बीच कोई फासला नहीं है। गलत। दोनों के बीच अतार्किक फासला है। गलत है। उनके बीच एक सैद्धांतिक क्या है? फासला है। तो राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, धर्म और राज्य के मध्य में। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित न्यामगिरी पहाड़ी निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का इलाका है? तो ध्यान रखना, जो इलाका है वो है डोंगरिया कोंड। किसका बेटा? डोंगरिया कोंड का इलाका है, जो कि एक पिछड़ी जनजाति है। क्या है बेटा? पिछड़ी जनजाति है। क्या है? पिछड़ी जनजाति। आज भी यहाँ पर ध्यान रखना, आज भी यहाँ पर जो भी सुख सुविधाएं हैं वो आज भी यहाँ पर नहीं पहुंच पा रही हैं। वो कौन सी जनजाति है बेटा? डोंगरिया कोंड जनजाति है। ठीक है, और कहां पर निवास करती है? उड़ीसा के कालाहांडी पहाड़ी पर। अगला क्वेश्चन, कानून के संदर्भ में निम्नलिखित ए तथा बी को पढ़िए। कार्यस्थल पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने वाले कानून, चीजों की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप कार्य करने वाले कानून। कार्यस्थल पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने वाले कानून और चीजों की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप कार्य करने वाले कानून। यहां पर तो दोनों सही लग रहा है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। चाणक्य के अनेक विचार पर एक पुस्तक में लिखे गए हैं, जिसे कहते हैं बेटा अर्थशास्त्र। क्या कहते हैं इसको? अर्थशास्त्र। क्या कहते हैं बेटा? अर्थशास्त्र। तो चाणक्य के द्वारा जो किताब लिखी गई है वो उसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र है। क्या नाम है बेटा? अर्थशास्त्र। इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? जो हमें मौर्य वंश की जो राजनीतिक जानकारी मिलती है। ध्यान रखना, मौर्य वंश की राजनीतिक जानकारी मिलती है। कौन मिलती है? राजनीतिक जानकारी। राजनीतिक जानकारी मिलती है किसमें? अर्थशास्त्र में। और किसकी किताब है ये? अर्थशास्त्र किसकी है बेटा? चाणक्य की। देखिएगा, वेद की हम बात करेंगे। वेद कितने वेद होते हैं? 4 वेद होते हैं। कितने वेद होते हैं? 4। एक होता है ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। फिर होता है कौन सा? यजुर्वेद। फिर होता है हमारा कौन सा होता है? यजुर्वेद के बाद याद रखना है कौन सा होता है हमारा? सामवेद। और चौथा होता है हमारा कौन सा? अथर्ववेद। अथर्ववेद। 4 वेद होते हैं। देखो सबसे पुराना कौन है? ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद में कितने? 1028 क्या हैंगे? सूक्त हैंगे। और 10 कौन हैंगे? मंडल है। मंडल है। ठीक है, यजुर्वेद से क्या होता है बेटा? यज्ञ संबंधी काम किए जाते हैं। ठीक है, कर्मकांड किए जाते हैं। कर्मकांड का, यज्ञ संबंधी कर्मकांड कहाँ किए जाते हैं बेटा? यजुर्वेद में। सामवेद क्या है? संगीत का जनक कहते हैं किसको? सामवेद को। क्या कहते हैं? सामवेद को। अथर्ववेद है जादू टोना वाला। जादू टोना वाला। सबसे नया वेद कौन सा बेटा? अथर्ववेद है। कौन सा है? अथर्ववेद है। वही आपने देखा होगा 21 दिन में आपका प्यार आपकी झोली में, वही है जी। कौन सा? अथर्ववेद है। ठीक है,
ठीक है, सौतन से छुटकारा, 21 दिन में आपका प्यार आपके सामने, जो जो चीजें होती हैं वो किसमें होती है बेटा, अथर्ववेद में होती हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा देखिएगा। राजा राममोहन राय जैसे समाज सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक अन्याय जैसे सती होना के बारे में प्रचार प्रसार के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग करते हैं। वे सरकार के प्रभाव का प्रयोग करते हैं, गलत। अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक या वाक्य का प्रयोग करते हैं, राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वे लोकप्रिय राष्ट्रीय नेताओं की सहायता लेते हैं, गलत। वे लोकप्रिय सामाजिक वातावरण की सहायता लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा सही। अगला, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो ध्यान रखना भूदान जो आंदोलन है वो किया था किसने, विनोबा भावे ने। किसने किया था, विनोबा भावे ने। और कब स्थापना हुई थी इसकी, 1951 में इसकी क्या हुई थी बेटा, शुरुआत हुई थी। किसकी, विनोबा भावे ने की थी भूदान आंदोलन की। क्या की थी, भूदान आंदोलन। जो गरीब लोग थे, ठीक है, पूरे भारत में जो गरीब लोग थे उनको जमीन दिलवाने का काम कर रहे थे, कौन, विनोबा भावे। तो राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, भूदान आंदोलन। ओके, और ध्यान रखना जेपी कृपलानी जो थे, जेपी कृपलानी जो थे स्वतंत्र भारत के, ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अगला सुनो, भारत में वन्य जीव संरक्षण, ध्यान रखना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, 1972 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, 1972 में, ठीक है। और पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था बेटा, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था शायद 1992 में। कब हुआ था बेटा, 1992। और 1985 में क्या आया था, दल बदल कानून, दल बदल कानून। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1985 में, ठीक है। और कौन आया था, दल बदल कानून, दल बदल कानून, दल बदल कानून आया था। कौन सा संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1985 में, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है, क्या करता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32 में है। गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार, बिल्कुल सही, आर्टिकल नंबर किसमें है, 22 में। देखिएगा 22 में आपको बातें याद रखना है। अगर आपको कोई भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, ध्यान रखना, आपको अगर गिरफ्तार कर लिया जाता है तो गिरफ्तारी का क्या पूछना पड़ता है आपको, कारण। अगर आपको गिरफ्तार कर लिया गया है तो आप अपनी गिरफ्तारी का क्या पूछ सकते हो, सामने वाले पुलिस अधिकारी से क्या पूछ सकते हो बेटा, गिरफ्तारी का कारण पूछ सकते हो। दूसरी चीज, आपको 24 घंटे के अंदर अंदर, ध्यान रखना, क्या 24 घंटे के अंदर अंदर नजदीकी न्यायालय में क्या किया जाएगा, पेश किया जाएगा। नजदीकी न्यायालय में क्या किया जाएगा, पेश किया जाएगा। आपको जो पुलिस अधिकारी आपको गिरफ्तार करके ले गए, जो गिरफ्तार करके ले गए, वो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर नजदीकी न्यायालय में क्या कर देंगे, पेश करेंगे। दूसरी बात लिखी है, मनचाहा वकील, अपनी पसंद का वकील रखने की क्या है, आपको अनुमति है, आपको वकील रखने का अधिकार है, मनचाहा वकील रख सकते हैं अपनी पैरवी के लिए। तीसरी बात याद रखना है कि देखो, जैसे आपको तमिलनाडु से गिरफ्तार किया, तमिलनाडु से गिरफ्तार किया और आपको दिल्ली ले जा रहा है, दिल्ली ले जा रहा है, ध्यान रखना, ठीक है, गिरफ्तार किया तमिलनाडु से और दिल्ली ले जा रहे हैं, तो जो यात्रा का समय होगा वो 24 घंटे चाहे 48 घंटे लगेंगे, कितने भी घंटे लग जाएं पहुंचने में, ध्यान रखना, यात्रा का समय कभी भी गिरफ्तारी के समय में नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो बोलोगे सर 24 घंटे के अंदर अंदर जुड़ना था, तमिलनाडु से गिरफ्तार किया, दिल्ली तक हम पहुंच गए, बीच में कहीं ना कहीं किसी न्यायालय में पेश करवा देते, ऐसा नहीं है। तो यात्रा का समय बिल्कुल भी नहीं जोड़ा जाएगा। अगर हम बात करें दीपावली का, कोई भी त्योहार हो, ठीक है, सब रविवार हो, तब जैसे शनिवार को गिरफ्तार किया गया, शनिवार को किसी को गिरफ्तार कर दिया गया और रविवार को एक छुट्टी, क्या सोमवार को पेश कर दिया जाएगा, क्या ध्यान रखना, सोमवार को पेश नहीं किया जाएगा, शनिवार के बाद रविवार को जज साहब के घर पर जाकर आप उनको पेश करवा सकते हैं। तो ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ यात्रा का समय 24 घंटे के अंतर्गत नहीं जोड़ा जाएगा। तो आर्टिकल नंबर किससे संबंधित था बेटा, ये था क्या हमारा, ये था हमारा कौन सा, आर्टिकल नंबर 22, और ये था आर्टिकल नंबर 32, और ये था आर्टिकल नंबर 23 और 24। और शिक्षा का अधिकार, ध्यान रखना, 21A, 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002-3 के तहत, ठीक है, ध्यान रखना, 21वां संविधान शिक्षा का अधिकार था 14 वर्ष तक के बच्चों को,
14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना, निःशुल्क शिक्षा देना। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा है? 86वां संविधान संशोधन 1986 के। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? संसाधन संरक्षण की दिशा में नर्मदा बचाओ अभियान किसने शुरू किया था? तो ध्यान रखना मेघा पाटकर, ध्यान रखना मेघा पाटकर ने नर्मदा बचाओ अभियान प्रारंभ किया था, ठीक है। और जो सुंदरलाल बहुगुणा है, इनने चलाया था चिपको आंदोलन। कौन सा चलाया था बेटा? चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन। और उमा भारती जी जो हैं वो है मध्य प्रदेश की पहली महिला सीएम, पहली एवं एकमात्र महिला सीएम है। कौन? उमा भारती जी। और हमारे यहाँ की बुआ जी है, हमारे क्षेत्र की हैं जी, ठीक है, हमारे क्षेत्र की हैं, पूजनीय है हम लोगों की, ठीक है। उमा भारती जी, बुआ जी, इनको हम लोग प्यार से बुआ जी बोलते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक था। आज के हमारे कितने 133 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन हमारा पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आया है तो आप इस सेशन को क्या करना है? लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर देना बेटा, कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं करते, सबसे गंदी आदत है आपकी कमेंट नहीं करने की। और लाइक जितने ज्यादा हो सके बेटा क्या कर देना, आपको शेयर कर देना। और आप लोगों को पता है ना, 10 तारीख तक जो EVS की जो रामबाण PDF है वो 10 तारीख के बाद उसकी क्या बढ़ जाएगी बेटा, उसकी प्राइस बढ़ जाएगी, 99 रुपये हो जाएगी। जल्दी से जल्दी अभी परचेज कर लें। सिर्फ कितने रुपए में मिल रही बेटा? 49 रुपये में मिल रही। और टेस्ट भी आप लोग जल्दी से जल्दी परचेज कर लें, उनकी भी आपको प्राइस बढ़ने वाली है। तो ज्यादा समय ना गवाएं, जल्दी से जल्दी आप लोग क्या कर लेना? परचेज कर लेना। जब तक के लिए मिलते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।